नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ कैटायन। तो देखो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ कैटायन का मतलब ये है कि कैटायंस अपने आप को न्यूट्रल करेंगे। डिस्चार्ज का मतलब अपने पे चार्ज खत्म करना, यानी वो न्यूट्रल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, अपने आप को, सॉरी। तो देखो एट कैथोड डेट रिडक्शन रिएक्शन अकर्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ई नोट। आपने ये ध्यान रखना है, मतलब इसको यूज़ कहाँ करना है, इसको यूज़ वहाँ करना है जैसे आपके पास दो कैटायंस होंगे, तो आपको किस कैटायन को डिस्चार्ज करना है उसका पता कैसे लगेगा। तो उसका तरीका ये होता है कि जिसकी हायर वैल्यू ऑफ ई नोट होगी वो डिस्चार्ज होगा। अब आपने हायर वैल्यूज़ ऑफ ई नोट का जो जिसकी होगी उसको डिस्चार्ज करना है, लेकिन इसके लिए ई नोट वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एक ट्रिक है, वो भी मैं बताता हूँ। पर कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि उसने दो कैटायंस के लिए ई नोट वैल्यूज़ लिख रखी होती हैं और वो आपसे पूछता है कि बताओ कौन डिस्चार्ज होगा। कैथोड पे कैटायन है तो कैथोड पे होगा डिस्चार्ज। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है वहाँ पे कि जिसकी ई नोट वैल्यू हाई होती है वो कैटायन डिस्चार्ज होगा, ठीक है, कैथोड पे। और तो यही चीज़ याद रखनी है, एट कैथोड दैट रिडक्शन रिएक्शन अकर्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ई नोट। ये किसके लिए, कैटायंस के डिस्चार्ज होने के लिए। और इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपको बताते हैं, लिथियम पोटेशियम सोडियम बैट कैन मैग्नीफाई all main genes finally credit comes when nickel and lead changes to copper silver and gold forever। तो ये इस तरह से ये सीक्वेंस है, ये याद रखने का। आगे मैंने बोल भी दिया, वैसे आगे फॉर्मूला भी है इसका, लिखवाया भी हुआ है। तो इस सीक्वेंस में जो आगे है ना उसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब जैसे आपके पास मान लो एक सॉल्यूशन में मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन्स दोनों हैं, तो डिस्चार्ज कौन होगा, जिंक होगा। मतलब जो इस सीक्वेंस में आगे आएगा वो डिस्चार्ज होगा। या फिर जैसे देखो एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन और कॉपर दोनों हैं तो कॉपर डिस्चार्ज करना है, ठीक है ये। और इसी तरह से जैसे ये कैटायंस के लिए है, वैसे ही हमारे पास एक ये भी आती है डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ अनाइंस। तो अनाइंस के लिए है ये, मतलब कौन सा अनाइन पहले डिस्चार्ज होगा, किस पे अपना चार्ज जल्दी ख़त्म करेगा। तो जैसे कैथोड में हमने क्या कहा, कैटायंस के लिए कहा हमने कि जिसकी ई नोट वैल्यू हाई होगी। जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्या कहते हैं, अनाइंस के लिए जिसकी ई नोट वैल्यू लो होगी। ये देखो एट एनोड डेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ ई नोट। यानी ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि दो अनाइंस दे दिए हुए हैं और आपसे उसने उन अनाइंस की ना ई नोट वैल्यू अगर आपको दी हुई है और आपसे पूछता है बताओ कौन सा डिस्चार्ज होगा, तो आपने उसको डिस्चार्ज करना है या उसको बताना कि ये डिस्चार्ज होगा जिसकी ई नोट वैल्यू लो होगी। ये याद रखना है आपने, ठीक है। और इसके लिए भी एक ट्रिक है। ये ट्रिक ये है देखो कि आई नेगेटिव सबसे जल्दी डिस्चार्ज होगा, फिर बी आर नेगेटिव, फिर क्लोरीन नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ, यानी जितने कम एटम्स होंगे वो उतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर एटम सेम हों, जैसे ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक एक एटम है, तो जिसका बड़ा साइज़ होगा वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो जैसे इसी सीक्वेंस में ये देखो एफ नेगेटिव तो कभी डिस्चार्ज करना ही मत। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा होती है। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी गेन करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए ये कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। हाँ, फिर मैंने क्या कहा, जितने कम एटम्स होंगे वो उतनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो जैसे ये OH नेगेटिव है, ये NO3 नेगेटिव के कंपैरिजन में जल्दी डिस्चार्ज होगा। SO42 नेगेटिव भी काफ़ी एक तरह से डिस्चार्ज नहीं होना चाहेगा। 4 ऑक्सीजन हो गए बेटा, 1 सल्फर, 5 एटम्स हो गए, तो इसकी डिस्चार्ज होने की एबिलिटी भी कम है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ठीक है। दो बातें याद कर लो, जितने कम एटम्स उसको जल्दी डिस्चार्ज करो, और दूसरा एटम सेम हो, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो जिसका साइज़ बड़ा है उसको डिस्चार्ज करना, ठीक है। ये अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। जैसे ये आ गया, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स किसके हैं, पहले तो ये ध्यान देना है, इलेक्ट्रोड्स हैं सिल्वर के। सिल्वर कैसा मेटल होता है, सिल्वर है हमारे पास रिएक्टिव मेटल। इसका मतलब सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। तो देखो रिएक्शन को देखो, सबसे पहले तो एक सेकेंड, सबसे पहले इसने क्या दे दिया बेटा, AgNO3 दे दिया। तो हमने क्या करना है, AgNO3 को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ना है। तो दो चीज़ें बनेंगी, एक Ag पॉजिटिव, एक NO3 नेगेटिव, ये दोनों बन गए। इसके बाद एक और बात क्या है, एक्वस है। तो एक्वस मतलब वाटर है, तो वाटर कैसे टूटता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, एक H पॉजिटिव दूसरा OH नेगेटिव, आयंस बनते हैं, ठीक है।
और एक और बात, ये स्ट्रॉन्ग था तो ऐसे सिंगल एरो था। और वाटर कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है इसीलिए ये डबल एरो बनाया मैंने। अच्छा आगे देखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, CCAA, लेकिन सबसे पहले एनोड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। एट एनोड, वैसे तो AA बताया यानी अनाइंस एनोड पे, लेकिन इलेक्ट्रोड को देखा करो। अगर जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव है, जैसे सिल्वर है, तो वो खुद पार्टिसिपेट करेगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये मैंने पीछे भी बताया आपको, ये देखो यहाँ पे, ये मैं फिर से बता देता हूँ। ये रहा ये पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रोड्स, ये रहा, रिएक्टिव मेटल्स के हों, जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड, देन दे देमसेल्व्स, एक सेकेंड, ये देन दे देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। ये तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये आ गया AG ऑक्सीडाइज हो गया, AG पे कितना चार्ज आता है, 1 पॉजिटिव, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। अच्छा फिर आ जाओ एट कैथोड। कैथोड पे कौन जाते हैं, कैटाइन्स। कैटाइन कौन है, यहाँ पे 2 हैं, एक है AG पॉजिटिव, एक है H पॉजिटिव। तो कौन सा डिस्चार्ज होगा, इसके लिए आपको सीक्वेंस देखनी है, ये वाली सीक्वेंस ऊपर। तो एक AG पॉजिटिव था, एक H पॉजिटिव था। मैंने कहा इस सीक्वेंस में जो आगे होगा वो डिस्चार्ज होगा, यानी AG आ गया तो AG को डिस्चार्ज करना है। तो इसीलिए कैथोड पे AG पॉजिटिव और कैथोड पे रेड कैट यानी रिडक्शन होती है कैथोड पे। तो रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, 1 पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, AG बन गया। तो इस तरह से है। आगे देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे भी देखो, हमारे पास सबसे पहले आ गया AgNO3 इलेक्ट्रिसिटी, तो ये टूट गया AG पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। फिर आ गया बेटा वाटर, एक्वस है ना, एक्वस मतलब वाटर। तो वाटर कैसे टूटता है, वाटर टूटता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस में। और इसके बाद देखो, हमने वही कैथोड एनोड करना है। अब सबसे पहले एनोड के लिए ना, जब भी रिएक्शन हो सबसे पहले इलेक्ट्रोड देख लेने होते हैं। इलेक्ट्रोड किसके हैं, प्लेटिनम के। तो प्लेटिनम तो नोबल मेटल है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोड नहीं करेगा। तो फिर एनोड पे कौन पार्टिसिपेट करेगा, AA वाला मेथड लगा दो, यानी AA यानी अनायंस एनोड पे जाएंगे या ऑक्सीडाइज होंगे। तो अनायंस पे आ जाओ। अब अनायंस 2 हैं, OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। तो ये दोनों अनायंस में से वो अनायन ऑक्सीडाइज होगा जिसकी E0 वैल्यू जो है वो कम होगी, तो वो तो दी नहीं है। तो फिर हमें तो सिंपल पता लगाना है, तो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी पे आ जाओ, ये रही। और यहाँ मैंने बताया भी था वैसे कि जिसके कम एटम्स होंगे, तो हमारे पास कौन कौन था, एक है NO3 नेगेटिव, एक OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आगे है वो जाएगा, और क्यों जाएगा, क्योंकि उसमें कम एटम्स हैं। तो सेम ये देखो, इसीलिए या हमारे पास एनोड OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव है। तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, एनऑक्स। तो एनऑक्स मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो 1 नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 लिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, ये बन गया 2 OH। अब ये जो 2 OH होता है, इसका मतलब हो गया OH और OH, ये दोनों जुड़कर बनेगा H2O प्लस हाफ O2। और फिर आ जाओ कैथोड पे, एट कैथोड पे जाते हैं कैटाइन्स। फिर 2 कैटाइन है, AG पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो वैसे कौन जाएगा, जिसकी E0 वैल्यू, कैटाइन्स के केस में यानी कैथोड में वो रिएक्शन होती है जिसकी E0 वैल्यू ज़्यादा हो। लेकिन E0 नहीं बताई है, तो फिर आपने ये सीक्वेंस लगानी है, ये वाला ट्रिक यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे H और AG में, AG आगे है तो AG जाएगा बेटा। तो इसीलिए ये देखिए, AG पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू AG, तो ये बन गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें वाटर मिलाया हुआ है, तो फिर वाटर मिलाया हुआ है, तो देखो ये आ गया H2SO4 इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक कर जाएगा आयंस में। कौन कौन से आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस। और वाटर कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, जैसे पहले भी बताया। अब फिर से वही चीज़, पहले एनोड की रिएक्शन, लेकिन जब भी एनोड की रिएक्शन आए ना, इलेक्ट्रोड देख लेना। ये देखो इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो प्लेटिनम तो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसलिए AA यानी एनोड पे अनाइंस जाएंगे।
अब फिर से अनाइंस 2 हैं, SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब अनाइंस के केस में मैं पहले भी बोल चुका कि जिसमें कम एटम्स होंगे वो ऑक्सीडाइज होगा। तो कम एटम्स किसके पास हैं? OH नेगेटिव आयंस के पास, तो वो ऑक्सीडाइज होगा हमारे पास। तो ये देखो, ये आ गया 2OH नेगेटिव, इसने ये बन गया 2OH, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए इसने, और ये OH और OH आपस में ज्वाइन करके बन गया H2O प्लस हाफ O2। तो इस तरह से ये रिएक्शन करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो एट कैथोड। अब कैथोड पे CC यानी कैटायंस जाएंगे कैथोड पे, पर दोनों तरफ तो H पॉजिटिव आयंस ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास H पॉजिटिव जो होते हैं, यानी 2H पॉजिटिव लिख दो चाहे H पॉजिटिव लिख दो, चलो 2 लिख दिया, तो 2H पॉजिटिव ने जितना पॉजिटिव होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कैथोड पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2H बन गया। पर 2H तो ऐसे नहीं लिखा जाता, वो तो H प्लस H जुड़कर क्या बन जाएगा? H2। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuCl2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो CuCl2 आ गया हमारे पास, और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने, तो ये भी आयंस में ब्रेक कर गया। 2 आयंस बन गए, कौन कौन से? Cu2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव आयंस। और इसी तरह से वाटर भी ब्रेक हुआ, तो वाटर ब्रेक करके भी क्या बनेगा? एक बनेगा H पॉजिटिव आयन, दूसरा बनेगा OH नेगेटिव आयंस। अब देखिए आगे एट एनोड। अब एनोड पे जाने से पहले फिर से आप ये देख लो, इलेक्ट्रोड किसके हैं बेटा? प्लेटिनम के। प्लेटिनम तो नोबल मेटल है, नोबल मेटल है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो फिर हमारे पास रिएक्शन किसकी होगी एनोड पे? अनाइंस की। अब अनाइंस 2 हैं, देखो यहाँ पे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। अब मैंने क्या कहा कि जिसमें एटम्स कम होंगे वो ऑक्सीडाइज होगा। तो हमारे पास इधर आ जाओ, ये देखो एनोड पे 2Cl नेगेटिव, ये बन गया 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और Cl प्लस Cl ये दोनों जुड़कर Cl2 बन गए। फिर कैथोड पे आ जाओ, कैथोड पे कौन जाते हैं? कैटायंस। अब 2 कैटायंस है, Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब कौन डिस्चार्ज होगा? फिर सीक्वेंस पे चले जाओ, ठहरो, ये देखो ये भी सीक्वेंस। तो एक है H पॉजिटिव और एक है Cu आ गया ना, तो Cu जाएगा बेटा डिस्चार्ज होने के लिए। तो इसीलिए ये देखो 2Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cu, ये बन गया हमारे पास। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस USO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो अब एक्वस USO4 मतलब USO4 को इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्या बन गया? Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, और वाटर फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास की, 2 आयंस बन जाएंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। और आगे देखें एट एनोड। एनोड पे हमारे पास मैंने फिर कहा एनोड पे तो पहले इलेक्ट्रोड देख लिया करो। इलेक्ट्रोड कौन है? कॉपर। तो कॉपर तो रिएक्ट करता है, तो इसलिए कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ये देखो एनोड इलेक्ट्रोड किसका बना है? कॉपर का। तो वो कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कॉपर पे क्या चार्ज आता है? 2 पॉजिटिव। तो Cu बन गया Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। और कैथोड पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा CC भी होता है, यानी कैथोड पे कैटायंस। तो कैटायन 2 हैं, ये देखो Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो कैथोड पे वो रिएक्शन होती है जिसकी E0 वैल्यू हाई हो, लेकिन हमें अगर E0 नहीं याद है तो फिर हम ये ट्रिक लगाएंगे, और इस ट्रिक में जो आगे होगा उसकी E0 वैल्यू हाई है और वही जाएगा, यानी कॉपर की हाई है हाइड्रोजन से, तो कॉपर डिस्चार्ज होगा। तो इसीलिए देखो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, तो Cu2 पॉजिटिव जो था, ये आयन था ना Cu2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और ये बन गया Cu। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। और नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे फर्स्ट आ गया, इट इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ हो जाता है। कैसे यूज़ होता है? जैसे इलेक्ट्रोड ले लिया, मान लो हमने, इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कॉपर ही ले लिया, तो कॉपर खुद तो ऑक्सीडाइज होता चला गया प्योर वाला, और इम्प्योरिटीज़ इधर रह गई पीछे। तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन में यूज़ हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है जो चीपर मेटल होता है उसके ऊपर कॉस्टली मेटल की लेयर बना देना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो नेक्स्ट आ गया, इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस H2
एंड Cl2 गैसेज। जैसे कई रिएक्शनें पढ़ी आपने, तो उन रिएक्शंस में हमारे पास H2 या Cl2, जैसे यहाँ पे देखो ये Cl2 गैस रिलीज़ हुई है, तो इस तरह से। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो मैं बता रहा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लो आपने एक तरफ क्या ले लिया, सिल्वर ले लिया, तो और दूसरी तरफ आपने जैसे कार्बन ले लिया, तो ये कार्बन जो है, अब इस पे मान लो सॉल्यूशन से वो ये कैथोड बना दिया कार्बन को, तो सॉल्यूशन से Ag पॉजिटिव जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, यानी इसके ऊपर सिल्वर लेयर बन जाएगी कार्बन के ऊपर, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट आते हैं बेटा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ। ये क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट weight of substance deposited on electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte। यानी किसी भी सब्सटेंस का वेट जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलिसिस के ड्यूरिंग, वो डिपेंड करेगा उससे कितना करंट पास किया। एक मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ, ये जितना भी आपने ये प्रोसेसेस पढ़ी, ये जो कर रहे थे, तो ये तब भी होंगी ना जब ये देखो ये लिखी हुई है ना, वर्ड लिख रहे हैं हम ऊपर, इनके क्या लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी तो कुछ आगे प्रोसेसेस बन होंगी, तो अगर करंट ही पास नहीं करेंगे तो कोई सब्सटेंस भी नहीं बनेगा। तो वही चीज़ है, और जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो बस वही है बेटा ये कि वेट जो सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास करेंगे उसके ऊपर। जैसे ये आ गया W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और W इक्वल्स टू ZQ। Z क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। तो वेट जो डिपॉजिट हुआ वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और इसको लिखते हैं W इक्वल्स टू ZQ। Z कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और साथ में Q चार्ज होता है ना बेटा, तो इसका फॉर्मूला Q इक्वल्स टू IT। तो हम इक्वेशन 1 यानी ये W इक्वल्स टू ZQ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल्स टू ZIT। Q की जगह IT लिख दिया तो वो आ गया। और फिर से Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अब इसको Z को ना डिफाइन करना है हमने, तो हमने क्या किया, I यानी करंट 1 एम्पेयर ले लिया, टाइम 1 सेकेंड ले लिया, तो W और Z इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हो गए W और Z, तो इसीलिए W और Z इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है, यानी ये Z जो है, ये हो गया वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। ये आ गया, ये देखो, तो ये W Z के इक्वल हो गया। तो Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, यानी ये वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। करंट 1 एम्पेयर लिया ना, ये देखो, और टाइम कितना, 1 सेकेंड, तो W Z के इक्वल हो गया। तो ये चीज़ आती है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमने क्या कहा, सेकंड लॉ में कहते हैं कि इट स्टेट्स दैट वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड by passing same quantity of electrolyte through different electrolytes is directly proportional to their equivalent weights। यानी कि अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, ठीक है, सबसे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे सेम पास की, मतलब 100 कूलम पास की मान लो सबसे, तो उन सब इलेक्ट्रोड्स पे जो वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट्स के। ये कह रहा है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये क्या कह रहा है कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं और उन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से इसने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास तो कर दी, पर जो वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट वेट के। जैसे पहले इक्विवेलेंट वेट समझ लो, इक्विवेलेंट वेट क्या है, एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब चार्ज, चार्ज यानी वैलेंसी। ये +1 में सिखाया था वैसे, पर जिसने नहीं पढ़ा वो कोई बात नहीं, सिंपल होता है वैलेंसी उसकी। तो आगे पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर सेकंड लॉ बोल देता हूँ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो वेट डिपॉजिट होगा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो वेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के, अगर सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो। अब जैसे
इक्वलेंट वेट ऑफ कैल्शियम निकालना है। तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40 और चार्ज कितना आता है 2, तो 40/2 20 आ जाएगा। तो ऐसे है बेटा ये। और नेक्स्ट एक ये फैराडेज कांस्टेंट या 1 फैराडे बोल लो, दोनों एक ही बात होती हैं। तो 1 फैराडे या फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया ना, देखो इट इज़ द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 फैराडे। तो ये कैसे निकलेगा 1 फैराडे, यानी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 मोल होते हैं बेटा 6.02 इंटू 10⁻23। और चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 96487, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम ये ले लेते हैं 96500 कूलम।